बच्चों एटॉम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल या इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब कोई भी चीज जो इतनी छोटी है, इतनी माइन्यूट है कि वो फर्दर टूट नहीं सकती, उसे कहते हैं एटॉम्स। चार्ज डिवाइडेड बाय मास जब जब कर दोगे ना, तो तुम्हारे पास एक नई चीज आएगी, नई वैल्यू आएगी, और उस नई वैल्यू का नाम है स्पेसिफिक चार्ज। हम लोग इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में जीरो लेवल से लेके नीट और जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन टॉपिक के साथ साथ करते चलेंगे, तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक की। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर नीट एंड जेई एग्जाम। बच्चों अगर आप नीट या जेई एग्जाम के एस्पिरेंट हो, केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यार ये वीडियो सीरीज आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कवर करा था मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर, तो अगर आप मोल कॉन्सेप्ट कवर करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप मोल कॉन्सेप्ट की वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर से एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1, और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक टर्म्स जो बहुत बेनिफिशियल हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। ये एटम टर्म क्या है, एटम होता क्या है, क्योंकि एक बेसिक से ही हमारी गलतियां शुरू हो जाती हैं। देखो बच्चों, एटम वर्ड जो है ये ग्रीक टर्म एटोमोस से आया है। एक ग्रीक टर्म है एटोमोस, वहां से टर्म आई है एटम, और एटोमोस का मतलब होता था इनडिविजिबल। बच्चों एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल या इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब कोई भी चीज जो इतनी छोटी है, इतनी माइन्यूट है कि वो फर्दर टूट नहीं सकती, उसे कहते हैं एटोमोस। हालांकि मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि एटम जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है, एटम डिसोसिएट हो जाता है, और जब एटम डिसोसिएट होता है तो वो अपने अंदर से निकालता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। और आप सब जानते हो कि एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम बोला जाता है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बच्चों एटम का मतलब होता है, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। एटम इज एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। टर्म एटम ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म एटोमोस which means indivisible और indestructible, जो टूटता नहीं है, जो डिस्ट्रक्ट नहीं होता। लेकिन मॉडर्न थ्योरी कहती है कि एटम टूटता है, और जब टूटता है तो उसमें से रिलीज होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो चलिए इन फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। देखो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा नीचे से लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आते हैं, ये होते हैं एटम के फंडामेंटल पार्टिकल। बच्चों मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूं, इस टेबल को अगर आप याद कर लोगे तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इजी हो जाएगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एज वेल एज एटम। देखो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन का माइनस है, प्रोटॉन का प्लस है, न्यूट्रॉन का 0 है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। रिमेंबर मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, मैं प्लस माइनस साइन नहीं बोल रहा हूं। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का है कहा जाता है सेम उतना ही चार्ज प्रोटॉन का भी है, तो प्रोटॉन का भी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। और जैसा कि आप सब देख रहे हो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो भाई उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा ना, तो कितना मैग्नीट्यूड होगा, 0। इसका मतलब न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के चार्जेस जो हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। इनके चार्जेस को हम ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी निकालते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। बच्चों सेम यही वैल्यू प्रोटॉन के लिए भी आती है। कितनी वैल्यू है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। और न्यूट्रॉन का तो चार्ज है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली चीज आती है चार्ज। आई होप आपको चार्ज समझ में आया हो। चार्ज के बाद दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद करना है वो है मास।
इलेक्ट्रॉन का मास बहुत माइन्यूट पार्टिकल है तो उसका मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। यही वैल्यू यूज करनी है। हालांकि देखो तो होता है 9.105, लेकिन हम 9.1 मानते हैं। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन हैवी है तो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और उतना ही मास होता है न्यूट्रॉन का, दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। तो बच्चों याद रखना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहीं ना कहीं आपस में इक्वल है इन टर्म्स ऑफ मास। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है स्पेसिफिक चार्ज। मैं इसका कलर चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, आप याद रखो। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो। चार्ज डिवाइडेड बाय मास जब जब कर दोगे ना तो तुम्हारे पास एक नई चीज आएगी, नई वैल्यू आएगी, और उस नई वैल्यू का नाम है स्पेसिफिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू को मास की वैल्यू से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम्स पर ग्राम। कूलम पर ग्राम। प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज को जब आप निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 9.58 इंटू 10 टू दी पावर 4 कूलम्स पर ग्राम। और बच्चों आप जल्दी बताओ न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, डिवाइडेड बाय मास है, तो 0 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू विल बी 0। तो न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 0 होता है। बच्चों पहला क्वेश्चन यहीं से कवर करते हैं हम लोग। Which fundamental particle having higher value of specific charge? कौन से फंडामेंटल पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू ज्यादा है? तो आप देख सकते हो कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा है, 10 टू द पावर 8 में आ रहा है। उससे कम स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का है और सबसे कम न्यूट्रॉन का है। तो पहला ये कॉलम आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सेम टेबल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नीचे की वैल्यूज भी और बता रहा हूं। डिस्कवर्ड बाय, बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने। ये बात हर किसी को मालूम होती है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को भी मालूम होगी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि कैनाल रे एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करी थी गोल्डस्टीन ने और बाद में क्रेडिट मिलता है रदरफोर्ड को। तो कहीं ना कहीं गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे चैडविक, दैट इज जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। अब इसके बाद नाम की क्या कहानी है यार? तो नाम की कहानी ये है, देखो जिस जमाने में खेल चल रहा था ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, उस जमाने में स्मॉल पार्टिकल के लिए नाम लगाया जाता था ट्रॉन। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो नाम में आता था प्रोटॉन, अगर कोई न्यूट्रल है तो नाम में आ जाता था न्यूट्रॉन। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है तो नाम होता था नेगेटिव का नेगे और स्मॉल पार्टिकल का ट्रॉन, तो नेगेट्रॉन। तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज ही नहीं करते थे, शुरुआत में करते थे नेगेट्रॉन। लेकिन कुछ सालों के बाद एक पर्सन जिनका नाम था जे स्टोनी, ये बहुत स्पेशल है आपके लिए, इन्होंने ऑब्जर्व करा कि यार इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टिविटी शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन का बड़ा अहम रोल है। इसीलिए इस पार्टिकल का नाम रखा इलेक्ट्रिक की वजह से। इलेक्ट स्मॉल पार्टिकल था तो ट्रॉन, तो मिलकर हो गया इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन का नेम गोल्डस्टीन ने ही रखा था और जेम्स चैडविक से कई सालों पहले रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन टर्म डिस्कवर करी थी। न्यूट्रॉन, रिमेंबर कैसे करी थी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से इस पूरी टेबल का स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत काम आने वाला है। चलिए तो होपफुली आप लोगों ने टेबल नोट कर ली होगी। अब इस टेबल को लेकर मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं। देखो बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है लेकिन काम आने वाला न्यूमेरिकल है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चन में आप जाएंगे तो 2.1 पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो देखो यार अभी हम लोगों ने टेबल में पढ़ा है और जैसा कि आप सब जानते हो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्स।
अभी हमने पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है। अब आपसे 1 मोल पूछ रहा है ना, तो कुछ मत करो, इसमें 1 मोल मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा आंसर? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। 1 मोल का पूछा है तो मोल की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आप जैसे ही मोल की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे अब जो चार्ज आया है वो चार्ज है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो देखो एक बड़ा मैजिकल वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू का यूज 11 12 सब जगह है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 96500 यूनिट है कूलम। और बच्चों यही 96500 कहलाता है फैराडे कांस्टेंट या 1 फैराडे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कहां से आई है, तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आई है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। सिंपल है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इकट्ठा करोगे तो फैराडे कांस्टेंट बन जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। फाइनली इंट्रोडक्शन से हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा और अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन। देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन में मास वाला कॉलम है ना इलेक्ट्रॉन के, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, हम लोग इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में 0 लेवल से लेके नीट और जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन टॉपिक के साथ साथ करते चलेंगे। तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहें। एक बार अगर आप टॉपिक पढ़ लोगे तो फिर आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, शीट सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको मेरे थ्रू शीट चाहिए तो यार आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, वो काम भी हो जाएगा। फिलहाल हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं कि 1 ग्राम वेट हो जाता है। आपको नंबर बताना है, नंबर, दैट्स इट। तो आपको एक बात पता होगी, शायद आप ये बात जानते हो और आपने टेबल में भी देखा है कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन का वे है। इतना मास जो है वो तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 को उठाकर RHS में ले जाता हूं, तो RHS में डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा आप देखो, 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों इधर क्या बचा, इधर बचा जी से पहले कुछ नहीं, मतलब 1। सिंपल है। तो 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 10 टू दी पावर -28 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू दी पावर +8 +28। तो 10 टू दी पावर +28 को 10 इंटू 10 टू दी पावर 27 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 9.1 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.09 इंटू 10 टू दी पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन 10 टू दी पावर 27, आप इमेजिन करो, मिलियन बिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा होते हैं तब जाकर उनका वे होता है 1 ग्राम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट फंडामेंटल पार्टिकल है, लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अगर ये क्लियर है तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पर आता हूं और उससे तो हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए, पहला टॉपिक क्लियर, इंट्रोडक्शन क्लियर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर, मेथड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं आपको एक बड़ा सिंपल मेथड बताऊंगा और इस सिंपल मेथड से सिंपल से लेके हाईएस्ट लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। जेई एडवांस का भी क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, आपको एक एलिमेंट का सिंबल दिया जाएगा। उस सिंबल में ऊपर एक नंबर होगा, नीचे भी एक नंबर होगा। बच्चों जो नीचे वाला नंबर है जिसे मैं Z या Z से डिनोट कर रहा हूं, इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। ऊपर वाला जो नंबर है इसे कहते हैं मास नंबर। जी हां, बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं। मास नंबर मतलब एटॉमिक मास। अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्यों दिया जाएगा, क्योंकि इसी से हम सब कुछ निकालेंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा Z के बराबर होंगे, जो भी यहां Z की जगह नंबर आएगा वही नंबर उठा के रख देना, प्रोटॉन आ जाएंगे। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमेशा फॉलो करना A माइनस Z, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। देखो न्यूट्रॉन निकालना और प्रोटॉन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन में बार बार चीजें कभी कभी बदलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहां निकालना है? न्यूट्रल एटम में। बच्चों ये ध्यान रखना, अगर एटम न्यूट्रल है, ना उस पे प्लस है ना माइनस है, और आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? इट इज वेरी सिंपल, जो वैल्यू Z की आएगी वही के वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन की होगी, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वल। ये मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रल एटम की, लेकिन कभी कभी एटम न्यूट्रल नहीं होता। अगर मान लो एटम पर कुछ नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो वैसे ही निकलेंगे जैसे निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का तरीका बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू Z, जितना भी प्लस है उतना नंबर माइनस कर देना। अगर एटम पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जितने होना चाहिए उससे कम हो जाएंगे, और अगर एटम पर माइनस चार्ज है, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ नेगेटिव है, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए Z प्लस n। तो बच्चों ये बहुत स्पेशल कंडीशन है, आप लोग इसको ध्यान से देखो। अगर एनायन है तो इलेक्ट्रॉन जितने होना चाहिए Z उससे बढ़ जाएंगे, और अगर कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन जितने होना चाहिए उससे कम हो जाएंगे। और मैं आप लोगों से एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आप लोग एनायन और कैटायन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर नहीं है तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आप देखो, N जिसपे -3 चार्ज है, इसका मास नंबर है 14 और एटॉमिक नंबर है 7। क्या आप लोग यहां पर मुझे एटॉमिक नंबर और मास नंबर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो जल्दी से यार कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करो। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि नाइट्रोजन में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। बहुत आसान है। देखो आप लोग, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर निकालना है तो जो भी Z है वो प्रोटॉन है, दैट इज 7। ठीक है। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो A माइनस Z, 14 माइनस 7 कर दोगे तो आंसर 7 आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। एंड रिमेंबर, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा लेवल उठाकर आएगा। कैसे आएगा अभी हम करने वाले हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो Z के बराबर तो होता ही है, लेकिन नेगेटिव आने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। देखो नॉर्मली होना चाहिए थे 7, लेकिन 3 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। 7 + 3 होता है 10। इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करोगे। अब ये कार्बन का ही एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो कार्बन में आपने देखा कि भाई प्रोटॉन जो है वो Z के बराबर है, दैट इज 6। न्यूट्रॉन जो है वो है 12 - 6, दैट इज 6। इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे क्योंकि बेटा ना यहां प्लस है ना यहां माइनस है, सिंपल है। कार्बन 14 तो निकाल लो यार, ये बहुत इजी है। मैं आपको यहां पर एक बड़ी बेसिक सी चीज पूछ रहा हूं। स्ट्रोंशियम 38 और 88 आपको इसे सॉल्व करना है। जर्मेनियम 32 एंड 72, हालांकि 72.6 तक जाता है लेकिन 72 भी होता है आइसोटोप। और क्लोरीन 35 17। मैं आपको ये एटम लिख के दे रहा हूं, ये कोई एलिमेंट नहीं, वरना तुम कहो सर 35.5 क्यों नहीं है। तो ये एटम्स हैं, ये आइसोटोप भी हो सकते हैं ना। तो आप लोग इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जब तक हम फिर इससे रिलेटेड टफ लेवल का क्वेश्चन करते हैं। बच्चों देखो, लेक्चर नंबर 1 तो बहुत मस्त होने वाला है आप लोगों का। अब मैं आपको एक बहुत शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिस क्वेश्चन के बाद आपको इस टॉपिक की वैल्यू समझ में आएगी कि क्यों हम लोग नंबर्स निकाल रहे थे। तो देखो क्वेश्चन ये है, इन 7 मिलीग्राम सैंपल ऑफ कार्बन, 7 मिलीग्राम सैंपल ऑफ कार्बन, और ये कार्बन 14 है, 12 नहीं है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? टोटल मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। तो भाई 7 मिलीग्राम में कितने न्यूट्रॉन हैं ये निकालना है और उनका टोटल मास निकालना है। अब मैं आपको इसकी एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, कहीं का भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लोगे। ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप मास देखो, आपको दिया क्या है, गिवन मास क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गिवन मास दिया हुआ है हमें 7 मिलीग्राम,
और बच्चों मिलीग्राम में खेल नहीं होता, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो 7 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया गिवन मास, दैट इज W। ग्राम एटॉमिक मास कितना दिया है तो ये साफ लिखा हुआ है 14। तो भाई सबसे पहले जब जब तुम्हें मास दिया जाए और किसी चीज का नंबर निकालने को दें कि इसका नंबर निकालो उसका निकालो, कितनी क्वांटिटी है ये बताओ, तो पहले मोल निकालना। मास दिया जाए तो सबसे पहले मोल निकालना, क्योंकि नंबर और मास के बीच जो रुकावट है वो मोल है। पहले मोल निकालो फिर नंबर पे पहुंचोगे। तो चलिए मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के मोल निकालना है तो कार्बन का गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। हम लोगों को पता है गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। बच्चों गिवन मास कितना है तो गिवन मास है 7 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास है 14। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल। तो पहला काम तो हो गया, मोल आ गया। ये हमारी फर्स्ट स्टेप क्लियर हुई और अपने माइंड में हमने ये बात को लिख लिया कि अगर हमें मास दिया जाएगा तो हम पहले मोल निकालेंगे और उसके बाद नंबर पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला तो मोल हो गया। अब मोल के बाद हम देख सकते हैं कि यार 1 कार्बन, अगर सिंगल कार्बन की मैं बात करूं तो सिंगल कार्बन में 14 - 6 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दूं 14 - 6, इतने न्यूट्रॉन होंगे, मतलब 8 न्यूट्रॉन्स। अगर एक कार्बन है ना सिंगल एटम तो उसमें 8 न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, सिंपल है। तो अब ये बताओ 1 मोल कार्बन में कितने होंगे? 1 कार्बन में 8 न्यूट्रॉन है तो भाई मोल में मोल की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कार्बन 1 मोल थोड़ी ही है, हमारे पास कार्बन कितना मोल है? 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल है। अब इतने कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है? लेट्स सी, बहुत सिंपल है। तो क्या करना है, 1 मोल में आपने मोल की वैल्यू मल्टीप्लाई करी, फाइनली 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल कार्बन कंटेन। बच्चों कुछ नहीं करना, 1 मोल की वैल्यू में 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा? 0.5 इंटू 8 न्यूट्रॉन्स इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉरी, दिस इज नॉट 0.5, दिस इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब आप इसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। जैसे 10 टू द पावर -3 जो है वो +23 को कैंसिल करेगा, बचेगा 20। 0.5 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 4 इंटू 6 24.08 इंटू 10 टू दी पावर 20 न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों इतने सारे न्यूट्रॉन्स हैं 0.5 मोल कार्बन में। 0.5 मोल का मतलब 7 मिलीग्राम कार्बन में। तो आई होप आप लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और सबसे पहले हमने 1 कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है उसे देखा, फिर 1 मोल के लिए निकाला तो मोल का नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है। फिर जितना मोल हमारे पास है इस वैल्यू में उतने नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पहला पॉइंट जो पूछा था कि भाई कितने न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये पहला पॉइंट क्लियर होता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में पूछा है कि आपको न्यूट्रॉन का टोटल मास बताना है। तो यार हम सबको पता है कि भाई मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन होता है, कितना होता है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन? बच्चों आज ही मैंने टेबल में लिखवाया 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। ये एक न्यूट्रॉन का मास है, लेकिन हमारे पास 1 न्यूट्रॉन थोड़ी है, हमारे पास कितने न्यूट्रॉन है? सो मास ऑफ 24.08 इंटू 10 टू दी पावर 20 न्यूट्रॉन्स। इतने सारे न्यूट्रॉन का मास निकालना है। तो करोगे क्या? कुछ नहीं करना, आपके पास सिंगल न्यूट्रॉन का मास है। अब जितने भी न्यूट्रॉन का मास चाहिए उस नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे आप लोग? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम, ये मास है सिंगल न्यूट्रॉन का। मुझे इतने सारे न्यूट्रॉन का मास चाहिए तो इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई बाय 24.08 इंटू 10 टू दी पावर 20।
अब आप जब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो -24 जो है वो इस +20 को कैंसिल करेगा, बचेगा -4। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 40.2 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। तो बच्चों इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, और फाइनली ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने 2 पॉइंट्स को कवर करा। पहला पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और सेकंड पॉइंट है टोटल मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। आज के लेक्चर में हमने हर लेवल का क्वेश्चन करा जिससे हमारे टॉपिक पे बहुत स्ट्रांग ग्रिप बनती जाएगी, और पूरी कोशिश रहेगी आगे भी इसी तरह लेक्चर के साथ साथ टॉपिक के साथ साथ उसके क्वेश्चंस करवाते जाएं, जिससे आप अपने नीट या जेई एग्जाम में केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर करो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो पसंद आए तो यार शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।